तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी का स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर विच इज रोटेशनल डायनामिक्स। और इसके अंदर मैं इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ व्हाट इज रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर। एंड हम ये सारा स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चैप्टर को एमएसटी सीटी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है? अगर रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें तो ये मैकेनिक्स के अंदर आता है। एंड मैकेनिक्स कैसे कैसे डिवाइड होने के बाद रोटेशनल और सर्कुलर तक पहुंचता है तो उसको देखने वाले हम। फर्स्ट, मैकेनिक्स के अंदर दो टाइप हो जाते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा होता है काइनेटिक्स। ठीक है, मतलब अब इसका मीनिंग क्या है सर? तो स्टैटिक और काइनेटिक्स मतलब स्टैटिक जब बॉडी मोशन में है पर मोशन में होते समय अपने रेस्ट की जगह पर ही वो रोटेशन कर रहा है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक्स क्या होता है? बॉडी रोटेट तो कर ही रही है प्लस वो मूवमेंट में भी है, मतलब मोशन में भी है। तो मोशन में रहेगी और मूवमेंट कर रही है तो उसको काइनेटिक्स कहा जाता है। स्टैटिक्स मतलब मोशन में है पर जगह पे ही अपने रोटेशन कर रही है, वो आगे पीछे नो मूवमेंट। ठीक है, काइनेटिक्स क्या है? अब काइनेटिक्स भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब काइनेटिक्स क्या है? मोशन तो होता ही है ऑब्जेक्ट का दोनों के अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर भी और डायनामिक्स के अंदर भी। दोनों ऑब्जेक्ट आगे पीछे कहीं पर भी घूम सकते हैं। बट इसके अंदर एक और है कि इधर फोर्स नहीं लगाया जाता है, नो फोर्स इज अप्लाइड व्हाइल डूइंग मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और डायनामिक्स में क्या होता है? फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट और फोर्स इज कंसिडरेबल इन दैट ऑब्जेक्ट व्हाइल डूइंग मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायनामिक्स। सो आगे डायनेमिक्स जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, विच इज सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। और इस लेसन के अंदर हम जानने वाले हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन। और पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। और नेक्स्ट में हम कवर करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स को डिटेली और पूरी तरह से। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो पॉइंट लेसन का हम सर्कुलर मोशन को पूरा कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सर्कुलर मोशन क्या है? द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, हम देखेंगे ये हमारा सन कंसीडर ये अर्थ एंड दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सो दिस इज कॉल्ड एज एन सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड सर्कुलर मोशन जो है वो दो टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों हम इस वीडियो के अंदर एंड तक सब देख लेंगे दोनों पार्ट्स को। सो अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जो हम स्टार्ट करने वाले। दैट मींस इसके अंदर सबसे पहला जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देख, ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, दैट इज विथ अ सेंटर O एंड यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस R बोला मैंने। P से Q तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S से बताया जाता है। एंड ये जो थीटा डिस्टेंस कवर हुआ है इसी को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है डेफिनेशन? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचती है तो उसके बीच में जो एंगल, द एंगल ट्रेस्ड बाय अ रेडियस वेक्टर while moving from one point to another point, the angle traced by the radius vector, the angle traced by the radius vector from moving one point to another point, this is called as an angular displacement. Simple definition है। ठीक है, डेफिनेशन बता दी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो एंगल कवर करते हैं उसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर बात करते हैं कि इसकी थोड़ी और इंफॉर्मेशन जानते हैं कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने जाना। बट अब कुछ क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं एमएसटी सीटी के अंदर या हमें बोर्ड्स के अंदर भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा एमसीक्यू में। इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, हमने 11th में मेजरमेंट में सीखा है व्हाट इज डायमेंशन वाले क्वांटिटीज कौन से, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन से, रेडियन और स्टेयर रेडियन, याद है 11th का कंसेप्ट। देन एसआई यूनिट क्या है इसका एसआई यूनिट है रेडियन। हम बताते हैं सिंबल में, इसका एसआई यूनिट RAD हम दिखते हैं पर बोला जाता है रेडियन। ठीक है, स्पेलिंग के अंदर क्या है RADIAN, दिस इज रेडियन। नाउ अब इसके बाद देखना है इसका रिलेशनशिप क्या है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर और लीनियर के बीच में लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है? लीनियर को बताया जाता है S से, एंगुलर को बताया जाता है थीटा से, राइट ना। सो देयरफॉर इसका रिलेशन जो है वो S इज इक्वल टू R थीटा। क्या है रिलेशन? S इज इक्वल टू R इंटू थीटा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे जैसे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट होना
चेंज होने लगता है वैसे हमको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है। जैसे कि हमने ये डिफरेंशिएशन है, हमने मैथ्स के अंदर सीखा है कि टाइम जैसे जैसे चेंज होता है हम क्वांटिटी को चेंज करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको सिंबॉलिकली ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt, वेयर थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम का हो रहा है इसलिए dt। देन एसआई यूनिट जो इसका है एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकंड। जैसे डिस्प्लेसमेंट का था रेडियन और यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम हो जाता है तो ये रेडियन पर सेकंड हो जाता है, दैट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन क्या है? सो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेयर ये v जो है लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, इट देयरफॉर इट इज सेड दैट लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर यही रिलेशन हमको वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन हो जाता है? v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार इनटू r बार। तो ये रिलेशन भी याद रखेंगे, वेक्टर में पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये बात हो गई यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी के अंदर कुछ और कंसेप्ट है जो जानना जरूरी है। ओमेगा इज इक्वल टू, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको अगर मैं पूछूंगा टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। सो कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे भी आएगा कि टाइम पीरियड दिया रहेगा, ओमेगा बताना होगा तो यू कैन सॉल्व इट, या फिर तुमको टाइम पीरियड दिया रहेगा एंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछी होगी क्लॉक की, हवर हैंड की, तो इसके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। देख, इसके बाद ओमेगा का रिलेशन हमको अगर फ्रीक्वेंसी में पूछा जाएगा तो 2 पाई f, दैट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू n, कभी कभी लगाया जाता है और कभी कभी n भी लगाया जाता है। सो ये डिपेंड करता है वेरिएबल्स के ऊपर। सो फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, एंड फ्रीक्वेंसी सॉरी टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट और सही से समझ में आ जानी चाहिए, लगाने आनी चाहिए। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? सेम वही, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वही डिफरेंशिएशन मैथ्स का कंसेप्ट। अल्फा इज इक्वल टू सिंबॉलिकली डी ओमेगा बाय dt, डी ओमेगा बाय dt, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। एसआई यूनिट अगर बोलेंगे तो दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सेम वही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेडियन पर सेकंड है और यहाँ डिवाइडेड बाय टाइम है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। सो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम अगर रिलेशन की बात करें, व्हाट इज द एंगुलर एंड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इन एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन a से बताया जाता है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से बताया जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा? a इज इक्वल टू r अल्फा, सिंपल, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट है एंगुलर और लीनियर के बीच के रिलेशनशिप है एक्सेलरेशन। सो अब एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या है कि वी हैव लर्नड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके बीच में थोड़ा एक ट्रिक है जिसको हमको याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन अगर पूछेंगे, सो मैं यहाँ पे लीनियर लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर। सो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होने वाला है लीनियर और एंगुलर में। देन उसके बाद वेलोसिटी का क्या रिलेशन होने वाला है, एंड देन इसके बाद एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होने वाला है लीनियर और एंगुलर में, वो तीनों चीजें हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद करना है तो हमें पहली चीज तो डिस्कस करते हैं कि लीनियर के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को किससे बताते हैं? वी शो बाय एक्स। वेलोसिटी के अंदर v को बताया जाता है एंड एक्सेलरेशन के अंदर a से बताया जाता है। ये सारे लीनियर हो गए। अब इसी को मैं इक्वल टू बोल देता हूं, हमको रिलेशन याद हो जाएंगे इसकी वजह से। डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर में थीटा से बताया जाता है, वही वेलोसिटी को एंगुलर में ओमेगा से बताया जाता है और वही एक्सेलरेशन को एंगुलर में अल्फा से बताया जाता है, ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर मैं बोलूं रिलेशन याद रखना है तो r से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, इट बिकम्स एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशनशिप। s इज इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, a इज इक्वल टू r अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। बात करने वाले व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो टाइप्स के फोर्सेज है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। तो दोनों फोर्सेज क्या है, इनकी डेफिनेशन। फर्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? In a circular motion, अब इंपॉर्टेंट वर्ड है कि in a circular motion the force which acts along the radius towards the center, the force which acts along the radius towards the center is called centripetal force। अब इसको समझाने के लिए डायग्राम को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, वी आर सपोजिंग ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है विथ एन स्पीड ऑफ ओमेगा।
अभी अगर सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका रेडियस r है, एंड अगर ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आउटवर्ड जा रही है, वेलोसिटी आउटवर्ड रहेगी। पर सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या है कि अलोंग द रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट किधर करता है, अलोंग द रेडियस, रेडियस के साथ एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, इसलिए मैंने एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए सी बताया। सो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स दिस सेंटर, ये इसका मेन की पॉइंट डेफिनेशन है कि इन अ सर्कुलर मोशन द फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की जाए तो इट इज अ रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है एंड इट ऑबेज सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। देन इसी को मुझे पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो मैं जहां पे V दिखाई दे रहा है वहां पे आर ओमेगा अगर पुट करता हूं, सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो आर से आर गेट कैंसल, सो इट बिकम्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। और वही हमें पता है कि आर इज इक्वल टू वी बाय ओमेगा होता है। सो इसकी वजह से जहां मुझे आर दिखाई दे रहा है वहां पे वी ओमेगा, वी अपॉन ओमेगा डाल दूंगा, तो मैं आर की जगह पर रिप्लेस कर रहा हूं वी बाय ओमेगा। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एम वी ओमेगा, तो मुझे 3 फॉर्मेट फॉर्मूले के मिलते हैं, एक एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक एम वी ओमेगा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद करना है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अगर मैं यहीं पे इसकी वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाता है वो एफ माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर, तो फोर्स भी इसी तरफ एक्ट कर रहा है और रेडियस भी इसी तरह है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में माइनस का साइन आ जाता है एम। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं तो ऊपर बार लग जाता है एम, आर के ऊपर बार ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रहेगा इन वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये भी याद रखना है। एंड इसके बाद इसका एग्जांपल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैं एग्जांपल बनाऊं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये अगर पूछा गया एग्जाम में तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और एमएसटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके अंदर हमको ये फॉर्मूले कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और कुछ थ्योरी एग्जांपल्स याद रखने हैं जिससे हमें ये क्वेश्चन और इसके क्वेश्चंस अगर एमएसटीसीटी में आते हैं तो आसान हो जाएंगे सॉल्व करने। देन सेंट्रीपिटल के साथ साथ दूसरा एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है, इसका सेम अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट डज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन अ सर्कुलर मोशन द फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे एक्ट करता है, ये सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द रेडियस एक्ट करता है, मींस इस तरफ। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फर्स्ट इट इज अ सूडो फोर्स, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तैयार होती है, ये कोई रियल फोर्स नहीं है, रियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये सूडो फोर्स है, इस फोर्स को तैयार किया जाता है। इट इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की इफेक्ट की वजह से ये फोर्स तैयार होता है, सेम एज इट इज वैसा ही है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला क्या, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी ओमेगा, तो सेम यही इसके जैसा ही फॉर्मूला है। अगर लेकिन मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो F बार इज इक्वल टू, यहाँ पे ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, अब दोनों अलग अलग है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है इधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, और वो एक्ट किधर कर रहा है, बाहर की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सो फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा वेक्टर फॉर्म के अंदर, बस आर के ऊपर बार लगाना है। अब इसका एग्जांपल की बात किया जाए तो इन अ कर्व बस प्रोवाइड अस आउटवर्ड पुश, जब हम कर्व में सर्कुलर मोशन फॉलो करते हैं तो बस आउटवर्ड पुश जो फॉलो कराता है हमें, वो पुश किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, इट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एमएसटीसीटी और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए याद रखना। अब इसके बाद एक और पॉइंट पे बात करते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने देखा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी एमएसटीसीटी या बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर हमें ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये क्या होता है, दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम वही फॉर्मूला रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अगर मैं सिर्फ इसका एक्सेलरेशन निकालूं तो आई नो फादर इज इक्वल टू मास, मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस एम गेट कैंसल, तो ए जो होने वाला वो वी स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा, फर्स्ट फॉर्मूला।
देन इसको ही अलग अलग फॉर्मेट्स में करूं तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और इसी को एक और फॉर्मेट में करूं तो एम वी ओमेगा मिल जाएगा। बस इसमें से मास कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की जगह पर हम एम ए, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ए इज इक्वल टू वी ओमेगा। तो हमें अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में कंसेप्ट जानना है तो इसके अंदर हमको 3 फॉर्मूले याद रहने चाहिए, जिससे हम क्वेश्चंस में अप्लाई। सो अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, और दूसरा बात कि डेथ वेल मतलब मौत का कुआं। ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज, अगर कार जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तब हमें देखना है कि इसका मैक्सिमम स्पीड कितना है, मतलब वेलोसिटी हम दोनों कंडीशंस में निकालेंगे। सो अब व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, अब ये सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर व्हीकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब इसके अंदर अगर हम बैठे ऐसा कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर कौन से फोर्स रिएक्ट होने वाले हैं उसके ऊपर, तो ये पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर है हम इधर बैठे हुए हैं एंड वी आर इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, तो ऐसे कुछ पाथ फॉलो करेगा। अब ये सर्कुलर पाथ को मैं इस लाइन से स्ट्रेट समझता हूँ और मैं इसको इस फॉर्म में कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ अब इसके बाद देखते हैं कि कितने कौन से फॉर्म में चेंज हो गए हैं, तो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे अगर बैठने की वजह से मेरा नॉर्मल जो है वो मेरे अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगा, और इसी को बैलेंस करने वाला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे विच इज इक्वल। एंड अगर मैं सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हूं तो मैं ऐसे कुछ डायरेक्शन से टर्न ले रहा हूं, ठीक है, एंगल रोटेट हो रहा है। सो अब यहाँ पे अगर मैं रोटेट कर रहा हूं तो इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। तो अगर यहां जा रहा हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इस तरफ एक्ट हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है आउटवर्ड्स। सो यहाँ पे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स दिखा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स दिखा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से मैं लिखूं तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मुझे पता है, इक्वेशन 1 बोलूंगा इसको मैं। सिर्फ वही फ्रिक्शनल फोर्स भी बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं Fs से बताता हूं, Fs इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड हमें फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पता है म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, 3 में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूं mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो डिवाइडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड करने के बाद मुझे मिलता है n बाय म्यू एस एन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस का मतलब, एंड डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर अपॉन आर डिनोमिनेटर में है पर अभी ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर की ही डिनोमिनेटर में जा रहा था। तो ये n से n गेट्स कैंसिल, ये m से m गेट्स कैंसिल। सो आई गॉट m अपॉन म्यू एस इज इक्वल टू gr अपॉन वी स्क्वायर। सो अगर मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूं तो ये मुझे कुछ ऐसे लिखने वाला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस जी आर विच इज म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस जी आर, म्यू आर जी और क्यों म्यू एस जी आर। सो ये जो हमको स्पीड मिलने वाला है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ के अंदर, ये जो हमको स्पीड मिला है दैट इज मैक्सिमम। इसको याद रखना है कि वी मैक्स हमको जो मिलने वाला है वो अंडर रूट म्यू आर जी ये मिलने वाला है। तो इसको एक याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एमएसटीसीटी के लिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, बोर्ड्स के लिए पूरा डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद हम देखने वाले हैं व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ देखा। अब वही अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मौत का कुआं डेथ वेल बोला जाता है, फेयर में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक राइडर है जो वेल के अंदर सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो उसके अंदर वो गिरता नहीं है नीचे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को पहले तो हम देख रहे हैं, यहाँ का मैंने इन दोनों को दोनों कंपैरिजन में लिखा है, यहाँ हमें समझ में आना चाहिए कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोनों को अलग अलग एक ही में समराइज किया हुआ है। नाउ अब फ्रंट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी आर राइडिंग, अब यहाँ पे हम जहां जैसे फॉलो कर रहे थे, यहाँ सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे थे, यहाँ हॉरिजॉन्टल पाथ भी दिखा दिया। यहाँ पे जब हम अज्यूम कर रहे हैं तब थोड़ा सही से वी आर मूविंग लाइक दिस, ये सर्कुलर पाथ है हमारा, एक राइडर जब घूम रहा है तब। अब सर्कुलर पाथ पर हमें याद रखना है कि सर्कुलर पाथ जब फॉलो कर रहा है सो राइडर इज लाइक दिस, मतलब उसका हेड जो है ऐसे है इस तरफ, ठीक है। तो अब इसका हेड इस तरफ है, सो मैंने यहाँ पे दिखाया कि उसका नॉर्मल जो है ये इस तरफ हो जाएगा और नॉर्मल इधर एक्ट कर रहा है। अब ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है ना,
तो अब इसको नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है? वी आर गोइंग लाइक दिस। तो ऐसे अगर हम जा रहे हैं तो सर्कुलर नॉर्मल तो इधर है, पर इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स है? इनवर्ट्स की तरफ, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है इस तरफ, क्योंकि लाइक दिस वी आर फॉलो रोटेटिंग। तो अब इधर और इधर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वहां थोड़ा कंसेप्ट को सही से समझना है। देन इधर भी नॉर्मल के नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको भी ध्यान रखना है। सो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड हम सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब राइडर बाइक इधर, यहाँ पे कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जितना गाड़ी ऊपर जाएगी वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से गाड़ी ऊपर जाने लगती है, एंड उसको बैलेंस कौन करता है? नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि नीचे जितना जितना जाएंगे वो ग्रेविटेशनल। यहाँ नॉर्मल जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स से रिएक्ट हो रहा है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब यहाँ पे नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एज इट इज, नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस मैं वापस लिख सकता हूँ mv² अपॉन r, और इसको इतना लिख के मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ, राइट। अब इसके बाद मेरे को दूसरा क्या कंसेप्ट लेना है? मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों को अब इक्वेट करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वेट्स विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा, यहाँ पे हमें पता है अगर मैं सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा हूँ एज अ डेप्थ वेल के अंदर, तो यहाँ पे जिससे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा उतना मेरे को सर्कुलर पाथ और डेप्थ वेल पे मेरे को बाइक राइड करना आसान होगा, और मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। बट अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए, तो यहाँ क्या होगा? ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते करते ये ऊपर नहीं जाएगा, इट विल गोज अराउंड, मतलब ये नीचे नीचे घिसकते जाएगा। दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा हो जाती है, तो वो राइडर सर्कुलर पाथ फॉलो ही नहीं कर सकता है डेथ व्हील के अंदर। सो दैट इज व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपको समझना जरूरी है। ये बात क्लियर है? तो आगे इसके बाद चलते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन रहता है, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब n की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है mv² अपॉन r, तो म्यू एस n की वैल्यू है mv² अपॉन r विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, और यहां मैं रीजन लिखूंगा फ्रॉम 1, ठीक है। सो अब इसके बाद मुझे पता है कि n से n गेट्स कैंसल, सो आई विल गेट म्यू एस v² अपॉन r विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, ठीक है। अब जो जो पॉइंट दिख रहे हैं मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं सारे उधर लेकर जाता हूं। तो v² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g r अपॉन म्यू s। सो अब इसी को मैं अगर फॉलो करूं डन करके, तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट g r अपॉन म्यू s, विच इज, ये जो वेलोसिटी है ये v मीन है, मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो इधर हमने दो कंसेप्ट सीखे, एक तो vmax और एक vmax और एक vmin। vmax में क्या था? व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के अंदर वेलोसिटी जो रहती है वो vmax रहती है, दैट इज अंडर रूट म्यू rg। और हम जब डेथ वेल के अंदर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे रहते हैं और राइडर से बाइक रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रहा रहता है, तब हमें जो वेलोसिटी मिलती है vmin रहती है, दैट इज विच इज ग्रेटर देन, वेलोसिटी मीन जो रहना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए अंडर रूट gr अपॉन म्यू s। तो ये दोनों फार्मूले एमएसटी सीईटी और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एंड थ्योरी भी याद। सो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन का, वो है द बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोड ऑन ए कर्व इन विच आउटर एज इज रेज्ड अबाउट द इनर एज टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। तो एक, अब हम इस डायग्राम को ही देख के कंसिडर करते हैं। इसमें क्या बोला है? अरेंजमेंट ऑफ रोड ऑन ए कर्व, कर्व की तरफ जब हम टर्न लेते हैं तब वहां पे on a curve in which outer edge is raised above the inner edge, outer edge जो है ये थोड़ा ऊपर रहता है inner edge से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, एक प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए, अभी जितने भी हम मतलब जितने भी हमारे सिविल इंजीनियर्स रहते हैं, सो उनके लिए रोड जो बनाना रहता है वो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड करके ही रोड बनाया जाता है कि उनको आउटर एज जो रहता है वो अबाव रखना पड़ता है इनर एज के, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स गाड़ी जब टर्न ले तब प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे हो और गाड़ी सही से टर्न ले सके विद अ सेफ्टी। तो ये इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट है कि, और डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोड ऑन ए कर्व इन विच आउटर एज इज रेज्ड अबाउट द इनर एज टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। पहली बात तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम सेफ्टी स्पीड फॉर बैंक्ड कर्व रोड। तो अगर हम जब टर्न ले रहे हैं तब क्या हमारी सेफ्टी स्पीड रहनी चाहिए?
तो हम टर्न लेते समय गिरेंगे नहीं या फिर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। तो उसके लिए हम डेरिवेशन देखने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके अंदर ये देखेंगे, अगर हम एक टर्न ले रहे हैं तो मैंने इसको एक डायग्राम बनाया इसके अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर हम टर्न ले रहे हैं तब यहाँ पे कंसिडर कि ये इज अ व्हीकल, और व्हीकल जो है वो टर्न लेते समय कौन से फोर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टर्न ले रहे हैं तो पहली बात तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्ट करा, अगर हम इधर बैठे हैं तो सो टर्न लेते समय नॉर्मल इधर रिएक्ट करा इस तरफ, ठीक है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसी तरफ लगेगा एज वी नो, क्योंकि हम इनवर्ट जा रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसे बैलेंस करने वाला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मल इधर एक्ट कर रहा है। एंड अगर हम टर्न ले रहे हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स बताने वाला है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ ज्यादा ना जा सके, एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो है उससे बैलेंस करता है हमको। सो सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मल इधर, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस तरफ एक्ट कर रहा है। एंड हमको एक बात पता है कि अगर नॉर्मल अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने इसके कंपोनेंट सही से बना दिए हैं, क्योंकि इस डायग्राम में हम देखेंगे तो नॉर्मल इधर रिएक्ट कर रहा है, ये सही नहीं है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही हमें चाहिए रिएक्ट करते समय। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊंगा तो नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट, अब नॉर्मल इधर रिएक्ट कर रहा है तो मैंने यहाँ पे इसका एंगल थीटा कंसिडर कर दिया है। अब अगर ये यन है, अगर ये यन है तो ये जो लाइन होने वाली है वर्टिकल कंपोनेंट में, ये यन कॉस थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। एंड इसके नीचे की तरफ, मतलब अगर ये थीटा एंगल है तो कॉस थीटा तो थीटा के साथ मैनेज करता है, तो ये हो जाएगा यन साइन थीटा। ये हमेशा याद रखें अगर नहीं पता है तो, कि अगर जिसके साथ थीटा रहने वाला है तो उसका साइड वाला कंपोनेंट यन कॉस थीटा हो जाएगा, और जहां थीटा नहीं है उसको कहते हैं यन साइन थीटा का कंपोनेंट। देन अब यहाँ पे अगर हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे रोड पर, अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है तो ये थीटा वाला एंगल है, करेक्ट, क्योंकि गाड़ी देखिए इस तरफ एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का एंगल यही थीटा होगा। सो थीटा एंगल ये है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक एफ साइन एफ कॉस थीटा, अब ये थीटा वाला एंगल है इस तरफ तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल वाला जो हो जाएगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब इस वजह से हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मिल गए, किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के, फ्रिक्शनल के और नॉर्मल के। बाकी सारी चीजें देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा था, इसलिए इसके कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने ऐसे ही एक कंपोनेंट आगे ड्रॉ कर दिया है। एंड वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के भी कोई कंपोनेंट्स नहीं थे, ठीक है, वो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा था, मतलब वर्टिकली ही एक्ट कर रहा था। सो देयरफॉर इसका भी जो फोर्स बनने वाला है वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब mg बनने वाला है। एंड अब इस सारे को मैं अगर ले लूंगा तो इनको अब मैं थोड़ा डिराइव करता हूं कि क्या हमारा सेफ्टी स्पीड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर देखता हूं तो n cos थीटा, f sin थीटा और mg दिखाई दे रहा है। एंड मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो मैं क्या करता हूं, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले लेता हूं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में कौन कौन आ जाएगा, लाइक दिस n sin थीटा, f cos थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स। सो मेरा इक्वेशन जो बनने वाला है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, एफ एस कॉस थीटा एन साइन थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक, पहले एन साइन थीटा ले लेते हैं, एंड देन इसके बाद प्लस एफ एस कॉस थीटा। और मैं इसको और इसके बाद हमें ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस कॉस थीटा, करेक्ट। सो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा मेरा। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 के बाद मैं अब दूसरा कंपोनेंट लूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स एक है n cos थीटा का और एक fs sin थीटा का, और उसके ऊपर रिएक्ट कौन कर रहा है, mg। सो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिस्टमेटिक लिखूं तो ये अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो ये n cos थीटा हमें याद रखना है। हमको कंपोनेंट्स लेते समय जो जिस तरफ है, अब ये अपवर्ड एक्ट करे, दोनों नीचे की तरफ एक्ट करे, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ fs sin थीटा प्लस mg। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट कर देता हूं, n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg कर देता हूं। सो mg इस तरफ ही रह जाएगा, एंड मेरे को क्या मिलने वाला है, n cos थीटा माइनस fs sin थीटा। क्लियर है। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करूंगा तो मेरा इक्वेशन कैसा बनेगा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस fs कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा माइनस fs साइन थीटा। अब एक और चीज, मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये mg रहेगा, यहाँ पे नीचे m से m गेट्स कैंसिल हो जाएगा, मैं डिनोमिनेटर के अंदर ही रखता हूं इसको। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि mg जो है ये mg मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है विदाउट टेकिंग एनी डेरिवेशन, क्योंकि मुझे पता है नीचे ही आएगा, राइट। सो अब यहां से आगे क्या हो, मैं सारी चीज को डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन को डिवाइड बाय n cos थीटा, ठीक है। इस टर्म को मैं, इस वाले टर्म को, इन सारे जो दिख रहे हैं इन सबको n cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं। यहां तो मुझे पता है मेरे को क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर अपॉन rg मिल जाएगा, और यहां मुझे मिलने वाला है n बाय n डिवाइड करूंगा तो n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, प्लस अब मुझे एक बात ध्यान में रखनी है, मुझे पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, μs इनटू n होता है, राइट। देयरफॉर अगर मैं fs अपॉन n का अगर मैं रेशियो लूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, म्यूएस मिलने वाला है, ये बात ध्यान में रखें। सो देयरफॉर fs अपॉन n का अगर मैं रेशियो ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, म्यूएस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यूएस इनटू cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन इसके बाद मेरा नीचे क्या फॉर्मूला बनने वाला है, n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा, तो 1 मिलेगा यहाँ पे माइनस fs अपॉन n मतलब म्यूएस वापस मिल जाएगा मुझे, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। सो इसको अगर मैं थोड़ा अरेंजमेंट करूं सही से तो ये मुझे मिलने वाला है v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये डिनोमिनेटर के अंदर इधर आके मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर tan थीटा प्लस म्यूएस अपॉन 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। तो ये जो है ये मेरे को मिल जाएगा डेरिवेशन से। तो ये जो वेलोसिटी मिलने वाली है Vmax मिलने वाला है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इसकी ये अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यूएस अपॉन 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। और वेलोसिटी v मीन निकालने की कोशिश करूंगा मैं जब, तो ये कैसे हो जाएगा, v मीन अंडर रूट आर जी, वेलोसिटी मिनिमम रहेगी जब, तो ये आर जी हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस म्यूएस अपॉन 1 प्लस म्यूएस tan थीटा। तो ये हो जाएगा मिनिमम वेलोसिटी और ये हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो हमको दिमाग में रखने हैं, एंड इस तरह से डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा बैंकिंग ऑफ रोड का। हमने डेरिवेशन देखा Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट आरजी tan थीटा प्लस म्यूएस अपॉन 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। तो अब इसको सेफ्टी स्पीड क्या होनी चाहिए उसके लिए मैं डिराइव कर रहा हूं। तो अभी सेफ्टी स्पीड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर जो फ्रिक्शन है, तो जो v मिलने वाला है वो हमको अंडर रूट आरजी, ठीक है, मैक्स निकाल रहे हैं तो आरजी। अब यहाँ पे अगर ये 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 1, और यहाँ 0 हो गया तो 0 प्लस tan थीटा ही रहेगा। तो ये जो मिलने वाला है ये हमें मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड मिलने वाली है अगर हमारी गाड़ी Vmax मतलब इससे ज्यादा तेज नहीं रहनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा तेज रही तो हमारे चांसेस है कि गाड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स को ओवरटेक कर देगा एंड गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस है।